सभी साथियों को जय भीम जय मूल्यासी। अध्यक्षीय भाषण में बहुत सारी मुद्दे जो आते हैं, अगर कोई किसी भी किस्म का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और हमें करना क्या है और कैसे करना है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही हम अपने सोशियो इकोनॉमिक राइट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो बावजूद भारत के संविधान में हमें सभी अधिकार दिए हैं, हम हासिल नहीं कर सकते और नहीं आज तक हासिल कर पाए। भारत के संविधान में है वो। तो ये सब चीजें मुझे समझाना भी है आपको, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। दो तीन मुद्दे आए, कुछ हमारे साथियों ने क्लैरिफिकेशन दिया भी है इधर से, वो जरूरी भी है। मेरे भाषण के दौरान कुछ बातें इसमें और भी क्लियर होंगी आप लोगों को, इसलिए मैं इंडिविजुअल मुद्दों को नहीं टच करना चाहता। एक दो मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे मैडम नीलिमा ने एक बात कही इधर, उन्होंने कहा कि हमारी समाज की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए रास्ते पर नहीं उतरती। बात सही है, फैक्ट्स है। और जो तथाकथित उच्च वर्णीय है, मैंने कभी अपने भाषणों में कभी भी उनको उच्च वर्णीय नहीं माना है। अगर आपने मेरे भाषण पहले भी सुने होंगे, मैंने हमेशा उनको तथाकथित ही कहा है। और इसलिए कहा है उनको तथाकथित क्योंकि जैसे ही अगर मैं उन्हें उच्च वर्णीय मान लेता हूं तो अपने लिए क्या मान लेता हूं फिर। तो मैंने कभी उनको ऐसा नहीं माना। वो तथाकथित मतलब उन्होंने ही जो कथा कहानियां में उन खुद को उच्च बनाया है। तो उनकी महिलाएं जो है वो रास्ते पर आ जाती है उनके समाज के अधिकारों को हासिल करने के लिए। ये बात मैडम नीलिमा ने कही है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारी सभ्यता। हमारी क्या सभ्यता है? हमारी जो लीनिएज है, हमारी लीनिएज बुद्धा से चलती है। हमारी लीनिएज बुद्धा से चलने की वजह से महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, ये हमारी लीनिएज है। तो तथाकथित उच्च वर्णों की महिलाएं जब रोड पर आती है तो उनको ये पता है कि उनको विरोध करने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। जब वो उनके अधिकारों के लिए रास्ते पर आती है तो उनको विरोध करने वाले लोग जो है हम हैं। और हमारी लीनिएज ये है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तो वो सुरक्षित महसूस करती है, वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अब हमारी महिलाएं क्यों नहीं आती? जब हमारी महिलाएं अपने अधिकारों की बात करती है तो उनको विरोध करने वाले लोग कौन हैं? उनको विरोध करने वाले वो तथाकथित सवर्ण है। और उनका जो कल्चर है, उनका कल्चर क्या कहता है महिलाओं के बारे में? दमन, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। ये वातावरण अभी देश में है, ये स्थिति है। स्पेशली आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर इस चीज को देखते हो तो आप ये देखेंगे कि हर दिन उत्तर प्रदेश की जो न्यूज आती है उस न्यूज में ये आता है कि हमारी बहू बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। ये कारण है, ये कारण है। मुझे ऐसा लगता है
कि ये एक कारण है कि हमारी समाज की महिलाएं इसमें रास्ते पर नहीं आती। अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने 50% उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही है हर संस्था में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी, और जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब हम उतरते हैं तो वहां भी हम 50% उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। हमने ये लिखित रूप से कहा है अपनी पार्टी की तरफ से। तो आप ये देखेंगे कि हमारी समाज की महिलाएं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं आना चाहती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आने के पहले बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियों में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो देख रही है, उनके साथ किस ढंग का व्यवहार हो रहा है। मेरा ख्याल है हमारे प्रेसिडेंट ने भी हमारे बताया था कि उत्तराखंड में हमारी समाज की एक महिला जो काफी जिला पंचायत की सदस्य थी, उसके साथ क्या क्या हुआ। तो आप ये देखेंगे कि ये हो रहा है। तो जब उनके तरफ देखती है तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है, और जब वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है तो हमारी जैसी पार्टी में भी हमारी समाज की महिलाएं जिस अनुपात में शरीक होना चाहिए नहीं होती। यह हमारी समस्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे वैसे वैसे ही वो इसमें आएगी। और जो आज हमारे साथ जो महिलाएं मिलकर काम कर रही है कंधे से कंधा लगा के, ये हमारी समाज की दूसरी महिलाओं को समझाने में कामयाब होंगी कि इस पार्टी में आप सुरक्षित हो। न सिर्फ आप व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित हो, लेकिन संपूर्ण महिला कम्युनिटी का जो उनके जो अधिकार है भारत के संविधान में, वो दिलाने के लिए भी ये पार्टी इनका ऑब्जेक्टिव है। तो वो धीरे धीरे उनको जिस अनुपात में समझ में आएगा तब वो इसके साथ जुड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी है उन्होंने और ज़्यादा अथक परिश्रम इसमें करना होगा। पुरुषों की कुछ लिमिटेशन है महिलाओं को समझाने में, कुछ बातें समझाई जा सकती, सभी बातें नहीं समझाई जाती, ये समस्या है। तो इस चीज को ख्याल में रखेंगे। इसके अलावा इसके बारे में मैं और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। फिर एक साथी हमारे साथी उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए हैं कि हमें वो हिंदू नहीं समझते, और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने अच्छा ही है कि वो हमें हिंदू नहीं समझते। मैं आपको बता दूं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का 1942 का आप स्पीच पढ़ते, नागपुर में उन्होंने स्पीच दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने आंदोलन की बुनियाद, ये कहा है उन्होंने, लिखित है, 1942 का उनका स्पीच पढ़िए। मैंने अपने आंदोलन की बुनियाद इस मुद्दे पर खड़ी की कि द अनटचेबल्स आर नॉट द पार्ट और द सबसेक्ट ऑफ हिंदूज। मतलब जिस महापुरुष का आंदोलन चलाने में हम लगे हुए, बाबा साहब का और फुले साहब का आंदोलन हम चलाने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम हिंदू, मेरी आंदोलन की बुनियाद ही मैंने खड़ी की कि हम हिंदू और हिंदू नहीं है। इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अनटचेबल्स लोगों को रिजर्वेशन मिला, एक कम्युनिटी समझ के, एक कास्ट नहीं, अनटचेबल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल समझ के हमें वो अधिकार मिले। वो इसलिए, और वो किसके बराबर मिले? वो जो दूसरी कम्युनिटीज थी, सिख कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, और उनके बराबर हमें भी एक कम्युनिटी समझा गया और हमें वो अधिकार। परेशानी क्या है? अगर बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के आंदोलन के हम कार्यकर्ता है ऐसा बताते हैं, तो आज मेजॉरिटी अनटचेबल्स लोग, बहुत फ्यू जो है जो समझे बाबा साहब को, वो तो खुद को हिंदू नहीं समझते, बहुत कम लोग ऐसे हैं। लेकिन मेजॉरिटी अनटचेबल्स लोग खुद भी हिंदू करके
जी रहे हैं। मतलब इसमें जो हमारे साथी ने इग्नोरेंस की जो बात की, तो कितना बड़ा इग्नोरेंस है और कितनी डाइकोटोमी है। मतलब एक तरफ वो हिंदू करके जी रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब का आंदोलन चलाने की बात भी कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के फॉलोअर है। तो ये जो इग्नोरेंस जब तक रहेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ये सिर्फ अनटचेबल्स लोगों की ही बात नहीं है जहां तक हिंदू नहीं होने की। इस चीज को आप लोगों ने समझना चाहिए। आप ये देखेंगे कि अगर हिंदू एक तो धर्म नहीं हो सकता, इसके बारे में बाबा साहब ने काफी डिटेल लिखा है। जो लोग बाबा साहब का लिटरेचर बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो उनकी समझ में आएगा कि बाबा साहब ने लिखा है कि भाई हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ना ये धर्म हो सकता है अगर इसमें एक व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह लिखा है उन्होंने। लेकिन फूले साहब ने अगर हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है तो भी इसको छोड़ दिया था। बाबा साहब ने तो छोड़ दिया, बाबा साहब ने छोड़ दिया, लेकिन फूले साहब ने छोड़ दिया। इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोगों को है? नहीं है। तो फूले साहब ने सार्वजनिक सत्य धर्म की प्रस्तावना की या नहीं की? बताइए, कितने लोगों को पता है? सार्वजनिक सत्य शोधक धर्म की प्रस्तावना किया कि नहीं किया? तो जब उन्होंने नहीं, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक लिखा है, उनकी जो बुक है उसका नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। मतलब सभी लोगों का क्या धर्म है, वो कौन सा धर्म, उन धर्म की उन्होंने पालन करना चाहिए, बात उन्होंने कही, उस किताब में कही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फूले साहब ने जिन शूद्रों का और अतिशूद्रों का आंदोलन चलाया, उनको ये कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, आप ये हो, ये मेरा धर्म है। तो फूले साहब ने छोड़ दिया। तो जैसे अनटचेबल लोग आज भी खुद को मतलब हिंदू करके जी रहे हैं, और ओबीसी तो पूरे के पूरे ही जी रहे हैं। ओबीसी का जो हमारा समाज है वो पूरे के पूरे ही हिंदू धर्म के फॉलोअर करके जी रहे हैं, और फूले साहब के फॉलोअर भी क्लेम कर रहे हैं। ये स्थिति है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। ये जो, और इसलिए फुले साहब ने कहा, विद्ये विना मती गेली, गति गेली, वित्त गेले, शूद्र खचले, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। इसलिए ये फुले साहब ने ये कहा। इलेक्शंस की बात आई है, यहाँ आनी नहीं चाहिए थी। डॉक्टर साहब ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। वो डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया, और मैंने भी मतलब जब इनिशियली इस बात को रखा था कि इस देश में डेमोक्रेसी है और इस पार्टी में भी डेमोक्रेसी है, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू डेमोक्रेसी, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि एक देश की जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें एक रूलिंग पार्टी होती है और दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है। और जब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां विरोधी पार्टी, मतलब ये फंडामेंटल डिफरेंस है, आप लोगों ने समझना चाहिए। और इसलिए जो इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो गलत है। पार्टी में अगर विद इन दी पार्टी आप इलेक्शन करने की बात करते हैं, पार्टी बनाई काय के लिए जा रही है? पार्टी समाज को संगठित करने के लिए बनाई जा रही ना, सबको इकट्ठा करने के लिए जब बनाई जा रही है ना। जिस दिन पार्टी में आप इलेक्शन करेंगे क्या होगा? दो होंगे, दो। मतलब आप अपना जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, द वेरी बिगिनिंग उसके विरोध में आप काम कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। विद इन पार्टी इलेक्शंस करने का मतलब जो है, आप दो भागों में बट जाएंगे और आपका ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, अपना ऑब्जेक्टिव जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए समाज को इकट्ठा करने की बात आप कर रहे हैं, और उसके विरोध में आप एक्शन कर रहे हैं। ये भी इग्नोरेंस की वजह से ही हो रहा है। इस चीज को आप लोगों ने समझना चाहिए। अब मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। ये हमने स्थापना दिवस के आधार पर, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो ये उमेश ने मुझे बोला था कि सर कोई सब्जेक्ट लेके हमने इसमें जाना चाहिए। ये जो
चेतना रैली का जो मामला है, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि भाई क्या मूल निवासी की धरती पर आर्यों का क्या ब्राह्मणों की राजनीतिक चुनौती, ये पार्टी जो है ये आर्य ब्राह्मणों को चुनौती देने के लिए बनी हुई है। इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी कोई भी पार्टी, आर्य ब्राह्मणों की जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, और उसको चुनौती देने वाली जो पार्टियां होनी चाहिए मूल निवासी बहुजन समाज की, जिसके बारे में उमेश ने अपने भाषणों में कहा है कि वो किस लेवल की पार्टी और क्या क्या है, वो उनको चुनौती नहीं दे रहे, वो उनके साथ लगे हुए। चूहा आगे और हाथी पीछे, उसने बताया कि हाथी पीछे है चूहे के। मतलब इस ढंग का उधर कार्यक्रम है। मतलब डायरेक्टली अधिकारों की अगर लड़ाई लड़नी है, अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपके सामने अगर दुश्मन नहीं है तो आप किससे लड़ाई लड़ोगे? लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप किससे? सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट है कि आपके सामने दुश्मन होना चाहिए, तो फिर दुश्मन की पहचान भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने कई भाषणों में कहा है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं, यू मस्ट आइडेंटिफाई द एनिमी। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपके बीच में बैठा है, कैसे लड़ोगे उसके साथ? अगर दुश्मन आज भारत देश में अंतर्गत दुश्मन आपके बीच में बैठा हुआ है, जो आपके अधिकार जो भारत के संविधान में जो हमें दिए हुए हैं वो रिलीज नहीं कर रहा है, आपके बीच में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले है उसको आइडेंटिफाई करो, दूसरा है उसको आइसोलेट करो। ये जरूरी है लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप सच में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको दुश्मन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट है कि दुश्मन को आइसोलेट करना पड़ेगा, और फिर लड़ाई में आपको उसको अपने विचारों से उसको परास्त करना होगा। जो मैंने बार बार कहा है कि फिर विचारों की गोली मारो, आइडेंटिफाई करो, आइसोलेट करो और विचारों की गोली मारो। मतलब उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, तो ये जो लड़ाई है ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इस लड़ाई में जिस अनुपात में हम अपने समाज को ये समझाने में कामयाब होंगे, उसी अनुपात में हम जीतेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए समझाने का मामला है, क्योंकि जो अधिकार जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, वो अधिकारों में मुझे ये चोपड़ा साहब ने एक बार मुझे पूछा था कि बोरकर साहब ये वोट का जो अधिकार है, उनको याद आएगा, ये फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा है। क्या कहा? अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए मेरे साथी कुछ वकील लोग भी यहां बैठे हैं, मैंने ऐसे सुना, फंडामेंटल राइट्स में मतलब एक सिटीजन स्टेट के खिलाफ में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसा है ना जयराम प्रसाद जी? हाँ, ऐसा ही है। तो इनका ये कहना है कि पार्ट 3 में वोट का अधिकार जो है ये लिखा नहीं है, तो जिस दिन ये निकाल देंगे, जिस दिन ये हमारा अधिकार निकाल देंगे, तो कहां जाओगे? जैसा वातावरण बनाया जा रहा है और जैसा डर पैदा किया जा रहा है और भयभीत है समाज, यहां बात हुई, समाज भयभीत है, समाज निराश है। काहे के लिए भयभीत है? काहे के लिए निराश है? क्या वो स्थिति है जिसके बारे में आगे थोड़ा बताने वाला हूं कि जिस वक्त आर्यों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और उस लड़ाई में हमारी हार हुई, और उस हार में हमारे बहुत सारे पुरखे मारे गए,
कैसी स्थिति हो सकती है 3,500 साल पहले की? आप सोचो, 3,500 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ, कैसी परिस्थिति में हमारे लोग जिए होंगे। क्या आज उतनी भयावह स्थिति है? क्या है ऐसी? तो डर काहे का है? डर किसका है? निराश क्यों हो? आज वो ताकत है हम लोगों में, जैसे बताया गया कि हम 90% है और हम लड़ेंगे, वैचारिक स्तर पर लड़ेंगे। और इसके अलावा अगर दुश्मन जिस ढंग से हमारे साथ लड़ना चाहता उस ढंग से भी लड़ेंगे, क्योंकि हम 90% है। हम नहीं चाहते कि इस देश में उन्होंने हम पर सिविल वार इंपोज नहीं करना चाहिए। जिस ढंग से वो हमारे लोगों को पुश कर रहे हैं, जिस ढंग से वो हमारे लोगों के अधिकार निकाल रहे हैं, जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में हमें दिया, वो जो अधिकार निकालने की बात कर रहे हैं, मैं उनको यहां से इस पार्टी की तरफ से चेतावनी देना चाहता हूं कि वो हमें ये कतई कोशिश नहीं करे कि वो इस देश की जनता को सिविल वार की तरफ ढकेल दे। अगर वो ढकेलेंगे, हमारा नुकसान नहीं होने वाला है। वी हैव नथिंग टू लूज। अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वी हैव नथिंग टू लूज। एंड हमारे पास है नंबर, हमारे पास नंबर है, तो वो ऐसा कतई नहीं करे। एंड इफ वी हैव नथिंग टू लूज, हु एल्स विल लूज? हु एल्स विल लूज? दे विल लूज। तो इतनी समझ उनको अभी भी आनी चाहिए, इतनी समझ उनको आनी चाहिए कि इसमें हमारा नुकसान है। जो भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, वो इनके जो है, जो इक्वल राइट्स है, वो हमें मिल जाना चाहिए। मेरे घर हमारी लड़ाई वही है। जहां तक ये वोट की बात है, मैं समझा देना चाहता हूं हमारे समग्र कार्यकर्ताओं को कि ये सही है कि फंडामेंटल राइट्स में ये बात नहीं लिखी है, ये सही है। लेकिन वोट का अधिकार कहां मिला? आर्टिकल 326 है ना, यही है ना। आर्टिकल 326 में हमें एक अधिकार मिला है, वोट का अधिकार। ये अधिकार जो है, ये है क्या? इसको कैसे डिफाइन करो? ये वोट का अधिकार मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है किसी भी मुद्दे के ऊपर, अब जब आप सोचते हो तो जिस पे आपका जो ओपिनियन बनता है, ओपिनियन बनता है हर मुद्दे के ऊपर, तो जो ओपिनियन बनता है वही आपका मत है, वही है ना आपका मत। इसको कास्ट करना होता है। तो आर्टिकल 19(1)(a), डॉक्टर साहब मैं अगर क्या है संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ। नाउ व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट कम्स ऑन योर स्पीच? आपके स्पीच पे, आपके जबान पे क्या आता है? कौन सी चीज आती है? आप जब एक्सप्रेस करते हो, क्या क्या एक्सप्रेस करते हो? अपना मत ही तो एक्सप्रेस करते हो भाई। क्या एक्सप्रेस करते हो आप? किसी ना किसी एक मुद्दे पर आप अपना मत एक्सप्रेस करते हो। तो अगर आर्टिकल 326 में एक्सप्रेसली लिखा है, तो आर्टिकल 19(1)(a) में आपको ये दिया हुआ है फंडामेंटल राइट। बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन मैं ये कर रहा हूं, बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ये आपका फंडामेंटल राइट है। और अगर कोई आपको इस बारे में चुनौती देते हैं, तो आपने उनकी चुनौती स्वीकार करना चाहिए, उनका चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, उनको इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी समझा देना चाहिए। और नहीं समझते तो फिर बैलेट पेपर से समझ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं समझते तो उधर से समझा देना चाहिए कि भाई तुम्हारा कौन सा मत है और हमारा कौन सा मत है। ये हम कर सकते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं ज्यादा लेना चाहूंगा, 15 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। ये हम आज इधर मार्च निकाले, क्या बोलते रहे हमारे नारे?
पीपीआईडी आई है, भारत के संविधान का क्या करेंगे बोल रहे थे हम? लागू करेंगे भारत का संविधान। क्या है भारत के संविधान में? आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन हमारे समाज को फिर भी आप लोगों को मालूम होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। इट इज माई वे ऑफ इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये देखिए, हमारे साथ महिलाएं हैं इधर। मैं कई जगह अपने ये स्पीचेस कर चुका हूं उत्तर भारत में अभी घूमते वक्त, और मैंने ये कहा कि एक मां एक बच्चे को जन्म दे रही है और जन्म देते ही ये बोल रही है कि इस बच्चे का गला घोटकर मैं मार देना चाहती हूं। हमारे सरदार बताएंगे कि क्या, ये बताइए असरदार सरदार जी, कि एक मां जिन्होंने 1 मिनट पहले एक बच्चे को जन्म दिया और बोल रही है कि इसका गला घोटकर मैं इसको मार देनी चाहती हूं, मार सकती है? आप बताइए सब लोग, क्यों नहीं मार सकती? उसी का बच्चा 1 मिनट पहले उसी ने जन्म दिया। संविधान ने, बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिए वो मैं बताना चाहता हूं। वो बच्चा जो पैदा हो रहा है, उसी मोमेंट में बाबा साहब ने उस बच्चे को जीने का अधिकार, उसकी मां भी, दूसरे तो छोड़ो, उसकी मां भी उसको, फिर उसके बच्चे का लालन पालन करने का मामला आया तो लालन पालन के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में व्यवस्था की। जच्चा बच्चा कोई है ना, जच्चा बच्चा वाली कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? तो फिर बाबा साहब ने व्यवस्था की कि भाई इसको अभी पैदा हुआ मेरे देश में ये पैदा हुआ, तो उसकी भी व्यवस्था की कि भाई इसका तो लालन पालन होना, उसकी व्यवस्था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की। जब बच्चा 6 साल का हुआ तो बोला ये मेरा समाज जो है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको पढ़ाने लिखाने के लिए तो इसके पास पैसा है ही नहीं, तो फिर उसकी व्यवस्था की। बोला इसको 6 साल से 14 साल तक इसको कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, मतलब पैदा होता उसको जिंदा रहने की व्यवस्था दी, उसका लालन पालन की व्यवस्था की, और फिर आगे उसके पढ़ने की। फिर देखा कि भाई ये बच्चा अभी 10वीं कक्षा जाएगा तो 10वीं कक्षा से तो अभी इसको कुछ मिलना वाला तो है ही नहीं, तो बोला इसको हायर एजुकेशन मिलना चाहिए। तो फिर व्यवस्था की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, क्या किया? स्कॉलरशिप दी। मतलब कहां से पैदा होने से कहां तक व्यवस्था की, मैं समझा रहा हूं। पैदा होता तो जिंदा रहने के लिए व्यवस्था की, लालन पालन की व्यवस्था की, फिर उसके बाद में उसकी हायर एजुकेशन की व्यवस्था की। फिर लगा, क्योंकि उसके बाप के पास तो पैसा था नहीं उसका हायर एजुकेशन देने के लिए, तो उसकी व्यवस्था की। फिर लगा कि भाई इसकी व्यवस्था की, हो गया ग्रेजुएट अभी, लेकिन इसके घर में पैसा कैसे जाएगा? ग्रेजुएट होने से तो पैसा नहीं जाता। फिर व्यवस्था की। फिर क्या व्यवस्था की? फिर रिजर्वेशन दिया, इसकी व्यवस्था की। उसकी व्यवस्था की, इसके घर में पैसा जाने के लिए, इसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने के लिए, उसके लिए फिर व्यवस्था की, और उसको रिजर्वेशन दिया, नौकरी दी। और नौकरी कितने साल के लिए दी? 58 या 60, मतलब 60 साल तक हर महीने उसके घर में पैसा जाने की व्यवस्था बाबा साहब ने किया उस बच्चे के लिए। किया नहीं किया? फिर वो व्यवस्था की। अब 60 साल हो गया, फिर क्या होता है? रिटायर होता है। फिर लगा बाबा साहब को कि ये रिटायर हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, ये कमजोर होगा तो काम नहीं कर पाएगा, इसकी खाने की परेशानियां बढ़ जाएगी। तो फिर क्या किया? उसकी पेंशन की भी व्यवस्था की। कब तक की पेंशन की व्यवस्था? मरने तक। कहां कहां व्यवस्था किया? मतलब पैदा हुआ वहां से उसकी व्यवस्था कहां तक किया? मरने तक। और फिर बहुत बार अभी हमारे भी लड़के और यहां देश के, अपने देश के लड़के विदेशों में जाते हैं। जब विदेशों में जाते हैं तो लड़का विदेश में है और बाप यहां मर गया। ऐसा होता है कि नहीं? होता है मेरा ख्याल है। बच्चा खूब होता है, बच्चा विदेश में है, बाप देश में मर गया, तो फिर उसका क्रियाक्रम कौन करेगा? तो उसकी भी व्यवस्था की।
म्युनिसिपालिटी को बोला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला कि इसको उठा के इसकी जो क्रियाक्रम की व्यवस्था करो। मतलब बाबा साहब ने जिस भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं, ये भारत के संविधान को बचाएंगे और लागू करने की जो बात हम क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि बाबा साहब ने हमें पैदा होने से मरने तक और क्रियाक्रम की व्यवस्था होने तक की हमारी व्यवस्था की है। तो इसलिए इसको बचाना जरूरी नहीं है। तो इतना ज्यादा और भी बहुत कुछ किया बाबा साहब ने, वो बताने के लिए अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए किया बाबा साहब ने। और इसलिए ये जो अधिकार दिए हैं, इस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें इस पार्टी की जरूरत है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी पिछले 70 साल से, और बाबा साहब ने ये कहा कि जब तक जाती है, भले ही मैंने भारत के संविधान में ये व्यवस्था की, लेकिन ये अधिकार आपको मिलने वाले नहीं है, ये उन्होंने कहा। और सच्चाई आज ये है कि 72 साल के बाद भी हमें अधिकार पूर्ण रूप से बराबरी के नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब ने जो कहा था वो सही, और इसलिए कास्ट जब तक है परेशानी बनी रहेगी। इसलिए कास्ट को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, और कास्ट एक आइडेंटिटी है, और कास्ट आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना है तो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी पर काम करना पड़ेगा। और वो जो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी है, जो हमने, हमारे पुरखों ने हमें कहा है, स्पेशली फुले साहब का आंदोलन हम जब चला रहे हैं, तो फुले साहब ने ही हमें ये आइडेंटिटी दी कि हम इस देश के मूल निवासी है। तो ये आइडेंटिटी जब तक हम एडॉप्ट नहीं करते और इसका समाज जीवन में प्रचार प्रसार नहीं करते, और प्रचार प्रसार करने के बाद समाज का हर व्यक्ति खुद को मूल निवासी का जीवन नहीं जीता। अभी कैसा जीता है? जाति का जीता है। जाति बनाया ब्राह्मणों ने, हमारे हित में बनाया, उनके हित में बनाया। जो चीज हमारे हित में नहीं है, जो उनके हित में है, वो हमारे हित में नहीं है। मैं कई बार ये एग्जाम्पल भी देते रहा हूं, वो एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूंगा, अभी 2-3 मिनट मेरे पास है। ये घर में सुबह महिलाएं उठती है तो सबसे पहले कौन सा काम करती है? हाँ, झाड़ू लगाती है। और झाड़ू लगाती है और कूड़ा निकलता है, जयराम प्रसाद जी, कूड़ा निकलता है तो घर में ही रखती है, घर में रखती है, बाहर फेंकती। क्यों? ऐसा क्यों करती है? बाहर क्यों फेंक देती है? गंदा है, मतलब उसकी जो मेहनत है, फिर पानी उसके ऊपर फिर जाएगा, फिर घर गंदा हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि ये जाति जो बनाई, क्या हमें जो जातियां दी है, इससे हम सम्मानित होते हैं या अपमानित होते हैं? तो ये कूड़े जैसी चीज नहीं है, उससे भी बुरी है, उससे भी ज्यादा बुरी है, बोल रहे हैं, उससे ज्यादा बुरी है। तो हमारी अनपढ़ महिलाओं को यह समझ में आ रहा है कि कूड़ा घर के बाहर, और हम क्या कर रहे हैं? और जाति को पकड़ के रख रहे हैं। तो महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं के समझ में बात आ रही है, लेकिन ये जो पढ़ा लिखा, जो हमारा समाज जिसको कहते हैं, जिससे हम अपमानित होते हैं, उसको वो पकड़ के रख रहा है और ऐसे ही जिंदगी जी रहा है। तो इसलिए ये परेशानी। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? जाति को कूड़े से भी गंदी है तो इसको हकाल के निकाल के फेंक देना, और मूल निवासी की जिंदगी। अब हमारा क्या काम है? यही हमारा काम है। बाबा साहब ने भी हमें यही कहा, पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव लिखते हुए कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना ही नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव है अपने समाज में उनके अधिकारों के लिए उसको जागरूक करना। ये लिखा है, जागरूक करना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है। इसलिए वो काम हमने करना चाहिए, और वो जितना हम जागरूक करेंगे, पॉलिटिकल पावर हमारे लोगों के हाथ में जरूर आएगा। जिस अनुपात में हम जागरूक करेंगे, उस अनुपात में हमारे समाज के पास पॉलिटिकल पावर डेफिनेटली आएगा, और आप सभी लोगों ने ये करना चाहिए।
अब एक लास्ट उदाहरण देके मैं खत्म करता हूं, जो जगह जगह मैंने दिया हूं। एक आदमी, यंग लड़का, इधर है कोई, मेरा ख्याल है आप चलेगा ना यादव जी, सुनील जी, वैसे आप भी बुजुर्ग हो गए, लेकिन एक यंग लड़का, अभी इसको साहू को भी नहीं बोल सकता कि तू भी यंग लड़का है कर। वो कौन श्रीकांत है, आई डू नॉट नो। हाँ श्रीकांत, हाँ बैठो बेटा, अभी समझ में आया। ये श्रीकांत एक लड़का लखनऊ से निकला वाराणसी जाने के लिए मोटरसाइकिल पे, और थोड़ा दूर सामने गया तो दो रोड आए, और दो रोड आए तो वहां एक बुजुर्ग बैठा था चोपड़ा साहब जैसा। तो उसको पूछा कि ये वाराणसी जाने वाला रास्ता कौन सा है? तो उसने बोला ये भी रास्ता जाता है और ये भी रास्ता जाता है, लेकिन ये रास्ता जो है लंबा है, इस रास्ते से जाओगे तो आप पहुंच जाओगे, मतलब कोई समस्या। ये रास्ता जो है ये शॉर्ट है, लेकिन इस रास्ते से जाओगे तो मैं आपको भरोसा नहीं दे सकता कि आप सुखरूप या सेफ पहुंच जाओगे या नहीं पहुंचोगे। घर वालों ने टेलीफोन किया वाराणसी में, पूछा लड़का पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो लड़का नहीं पहुंचा। फिर बाद में पता चला कि वो लड़का जो है उसका मर्डर हो गया करके। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसके लिए वो लड़का जिम्मेवार है? क्या नाम बोला था? श्रीकांत। इसके लिए श्रीकांत जिम्मेवार है या चोपड़ा साहब? आप जिम्मेवार हैं? मेरा ख्याल है चोपड़ा साहब ने या तो मेरी बात को बराबर सुना नहीं। दो ऑप्शन थे, तो वो जो गलत ऑप्शन से गया, वो गलत ऑप्शन से गया, तो उसके लिए चोपड़ा साहब कैसे जिम्मेदार है? चोपड़ा साहब गलत बोल रहे हैं, वो लड़का जिम्मेदार है कि उसने गलत रास्ते में जाने का निर्णय। चोपड़ा साहब तो जिम्मेवार नहीं है ना। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को समझाने का काम कर रहे हैं। फुले साहब ने अपने समाज को समझाने का काम किया, बाबा साहब ने अपने समाज को समझाने का काम किया कि उनकी भलाई कायम है। जो हम लोगों के समझ में आई तो हम लोग भी ये अपना काम कर रहे हैं। और अगर हमारा समाज इसके बावजूद नहीं समझता तो जिम्मेवार हमारी पॉलिटिकल पार्टी है या समाज के वो लोग जो समझना नहीं चाहते, तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। इसलिए हम अपना काम करते रहना चाहिए और अपना काम करते हुए इस समाज को अल्टीमेटली पॉलिटिकल पावर कैप्चर करके देना चाहिए। ये हमारा काम है। उससे हम, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है दैट ब्रिंग्स अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, अदरवाइज तो कर ही रहे हम, लेकिन एक पॉलिटिकल पावर कैप्चर होने से यू ब्रिंग अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। और पॉलिटिकल पावर का इंपॉर्टेंस समझाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 दिन में बीजेपी की सरकार ने 2 दिन में EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया और 2 दिन में पास किया। अगर उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होता, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब भी उन्होंने किया। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर दे कुड डू इट। तो पॉलिटिकल पावर का इंपॉर्टेंस हमारे समाज ने समझना चाहिए। और जिस दिन हम पॉलिटिकल पावर कैप्चर करेंगे, ये सब चीजें जो हमारे संविधान में हमारे लिए वो हमें मिल जाएगी। इसके लिए इस पॉलिटिकल पार्टी का मैसेज आपके राज्य में पहुंचना चाहिए। और जो भिन्न भिन्न राज्यों से कार्य करता है, उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय मुलिया सिंह। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।